BRICS energy ministers call for inclusive energy governance. So few days back we have read that एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीट हुई थी ब्रिक्स की, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी ना ब्रिक्स के। तो अब कौन से मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है ब्रिक्स के? एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है। तो इंडिया अलॉन्ग विद द ब्रिक्स कंट्रीज हैज कॉल्ड फॉर इंक्रीज्ड कंसेशनल एंड लो कॉस्ट फाइनेंसिंग फ्रॉम द डेवलप्ड नेशंस टू हेल्प एमर्जिंग नेशंस ट्रांजिशन टुवर्ड्स अ लो कार्बन एनर्जी यूसेज। तो बेसिकली देखो, climate change is happening, the temperature is rising, and due to which the countries should transform their economies to clean energy like solar energy, wind energy, so that carbon emissions कम हो and climate change को रोकने में help मिल सके। But the thing is कि जो developing countries हैं उनके पास इतने funding नहीं है कि वो इतने higher scale के ऊपर transition कर सके। तो ये जो ब्रिक्स कंट्रीज की मीटिंग हुई है, इन्होंने बोला है कि ब्रिक्स कंट्रीज को कंसेशनल एंड लो कॉस्ट फाइनेंसिंग मिलनी चाहिए। जो पैसा मिलना चाहिए एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, वो पहली बात तो कंसेशनल रेट पे मिले और लो कॉस्ट पे मिले। और कौन दे उनको? डेवलप्ड नेशंस, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन इमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? डेवलप्ड नेशंस। डेवलप्ड नेशंस के अंदर सबसे पहले जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए, और सबसे ज्यादा बिगेस्ट एमिटर्स कौन है कार्बन डाइऑक्साइड के? हिस्टोरिकल एमिशन सबसे ज्यादा डेवलप्ड नेशंस ने करी है ना। डेवलपिंग देश तो अभी डेवलप हो रहे हैं, उनकी तो अभी डेवलपमेंट हो रही है, तो उन्होंने तो एटमॉस्फेयर के अंदर इतनी कार्बन एमिशन की नहीं, बट क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट तो सारी कंट्रीज के ऊपर जा रहा है ना। तो अब डेवलप्ड देश ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के बाद उनके पास तो अब टेक्नोलॉजी भी है, उनके पास फंडिंग भी है, तो दे कैन इजिली ट्रांजिशन देयर इकोनॉमी टू द क्लीनर एनर्जी। बट व्हाट अबाउट द डेवलपिंग नेशंस? उनके पास ना तो अभी क्लीनर एनर्जी है, ना ही फंडिंग है। तो अगर आप उनके ऊपर इतना अभी प्रेशर डालेंगे कि यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर इकोनॉमीज टू क्लीनर एनर्जी, देन इट विल पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन डेवलपिंग नेशंस एंड इट इज नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने बोला कि हमें क्या चाहिए? कंसेशन एंड लो कॉस्ट फाइनेंसिंग चाहिए टू हेल्प एम। नहीं, डेट ही एक तरह का, तो कह रहे हैं ना लो कॉस्ट एंड कंसेशनल, मतलब बिल्कुल ही नेग्लिजिबल अमाउंट के ऊपर हमें चाहिए। The meeting was held under the theme, इस बार की ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर की थीम है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन। ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन का मीन्स होता है डेवलपिंग नेशंस फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। यूनियन मिनिस्टर कौन है हमारे एनर्जी के? मनोहर लाल खट्टर। तो जो पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री थे पहले, तो मनोहर लाल खट्टर, ही इज द एनर्जी यूनियन पावर मिनिस्टर कह सकते हैं, एंड ही attended the BRICS energy ministers meeting in Brazil on May 19. The BRICS energy meeting focused on strengthening the cooperation among global South nations to create more inclusive, sustainable governance system and India's energy achievement and goals. अब let's talk about कि इंडिया की एनर्जी अचीवमेंट्स एंड गोल्स क्या है। हाईलाइटिंग इंडियाज अचीवमेंट इन द एनर्जी सेक्टर ओवर द पास्ट डेकेड, पिछले 10 सालों में एनर्जी सेक्टर में इंडिया की क्या प्राप्ति है। द मिनिस्टर सेड द कंट्री हैज इंक्रीज्ड इट्स इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी बाय 90%। तो 90% से इंक्रीज की है इंडिया ने इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी टू रीच 475 गीगावाट इन 2025 एंड एम्स टू अचीव 900 गीगावाट्स बाय 2032। And India is the world's third largest producer of the solar and wind energy and continues to make steady progress towards achieving the nationally determined contributions. तो आपको पता है nationally determined contributions क्या है? पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है, COP21 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था जब, तो वहां पर जितने भी देश हैं सब देशों को बोला गया था कि आप अपने अपने नेशनली खुद डिटरमिन करके अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस बताइए कि आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। सो वॉलंटरली उन्होंने खुद डिसाइड करना है, कोई उनके ऊपर थोपेगा नहीं, वो खुद ही डिसाइड करेंगे कि उनके क्या टारगेट्स हैं कार्बन इमिशंस को रिड्यूस करने के लिए। तो इंडिया गेव इट्स एनडीसीज, इंडिया ने पहले 3 एनडीसीज दिए थे, बट इन 2022 इंडिया अपडेटेड इट्स एनडीसीज। इंडिया ने अपने एनडीसीज बढ़ा दिए। स्कॉटलैंड के अंदर हुई थी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसमें 2022 के अंदर, तो वहां पर इंडिया ने अपने एनडीसीज जो है नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, इंडिया ने बोला कि हम और कंट्रीब्यूट करेंगे
और क्लाइमेट चेंज को रोकने में हम और योगदान इंडिया का होगा। अब लेट्स सी कि जो इंडिया के एनडीसीज हैं और इंडिया ने अचीव क्या किया अभी तक। ठीक है, तो इंडिया का हम देखते हैं 90% कैपेसिटी हमने देख लिया। ये देखते हैं नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो सबसे पहले इंडिया का जो एनडीसी है, फर्स्ट एनडीसी, 5 याद रखना, पंचअमृत भी बोलते हैं इसको। ठीक है, पंचअमृत भी बोलते हैं क्योंकि इंडिया के 5 टारगेट्स है ना। तो नंबर 1 इज इमिशन इंटेंसिटी, नंबर 2 इज नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी वाला, नंबर 3 इज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, नंबर 4 इज नेट जीरो इमिशन। ठीक है, तो 5 हैं टोटल। वी विल पंचअमृत। इमिशन इंटेंसिटी का सबसे पहले इंडिया का जो टारगेट है वो ये है कि इंडिया विल रिड्यूस इट्स एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 45% फ्रॉम 2005 लेवल्स बाय 2030। तो 2030 तक इंडिया अपनी जो एमिशन इंटेंसिटी है बाय 45% कम करेगा ऑफ दी 2005 लेवल्स। तो 2005 में जो इंडिया की एमिशंस थी, जितनी भी थी, 2030 तक इंडिया उन एमिशंस को जो 2005 में करता था उसको 45% तक रिड्यूस कर लेगा 2030 तक। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज 2005 के अंदर इफ इंडिया, सपोज करो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सपोज करो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है 100 रुपीज के वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत ही सिंपल अमाउंट रखी है मैंने। इंडिया में 2005 में सिर्फ 100 रुपए के वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। सपोज कर लो कि 100 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में प्रोड्यूस हुए इन 2005। इन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्ट्रीज में बना होगा। ये गुड्स कहाँ बने होंगे? फैक्ट्रीज में बने होंगे। कार्बन एमिशंस हुई होंगी। तो सपोज करो इसको एमिट करने के लिए 100 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 100 टन, वैसे 100 रुपए के गुड्स बनाने के लिए 100 टन तो नहीं लग सकता, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल, 100 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हुई। इतने वैल्यू के गुड्स बनाने में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करी? मतलब उस टाइम पे हमारे पास जो प्रोडक्शन मेथड होंगे इतने एनर्जी एफिशिएंट नहीं होंगे, इतने एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होंगे 2005 में। तो इंडिया कह रहा है कि 2030 तक अगर मैं 100 रुपए के गुड्स की वैल्यू बनाऊंगा, गुड्स एंड सर्विसेज, तो मेरी जो ये एमिशन इंटेंसिटी है ये 45% कम हो जाएगी। तो मतलब फिर कितनी हो जाएगी? फिर 65 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करके इंडिया सेम वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा। तो कहने का मतलब अपनी जो है प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, तभी तो कार्बन एमिशंस कम हो जाएंगी। तो कहाँ 100 रुपए के वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में 100 टन एमिशन हो रही थी, कहाँ 2030 के अंदर 100 रुपए के वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के अंदर जस्ट इंडिया विल एमिट 65 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आई? तो यहाँ ये पॉइंट समझ में आया फर्स्ट। तो वॉलंटरली है, कोई पनिशमेंट नहीं है, बट इंडिया को मतलब पीरियोडिकली अपने अपडेट्स देते रहना है कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पा रहे हो या नहीं। इंडिया इज वेल विद इन टू अचीव इट्स टारगेट टाइम। ठीक है, कुछ टारगेट्स हैं जो अभी हम नहीं अचीव कर पा रहे, बट काफ़ी टारगेट्स के नज़दीक हैं हम। सेकेंड टारगेट है, इंडिया कह रहा है 50% में अपनी एनर्जी नीड्स नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से जो है इसको मैं मीट करूँगा। तो नॉन फॉसिल फ्यूल कौन सा हो गया? सोलर, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर। तो अभी इंडिया अपनी एनर्जी नीड्स कैसे फुलफिल करता होगा? मेजॉरिटी इज बाय कोल, थर्मल पावर प्लांट्स है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैसे होती है? थर्मल पावर प्लांट्स। तो इंडिया कह रहा है 50% एनर्जी नीड्स 2030 तक मैं नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से अपनी जनरेट करूंगा। देन रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी मैं बढ़ा दूंगा। रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इंस्टॉलेशन ऑफ 500 गीगावाट ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। सो दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ एंड दिस इज द फिफ्थ। कार्बन सिंक। तो जितनी आप देखो, कार्बन सिंक का मतलब है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रही हैं उनको सिंक करना है, एटमॉस्फेयर से निकालना है, एटमॉस्फेयर से सिंक करना है। तो फिर कार्बन सिंक कैसे क्रिएट होगा बताओ? या तो पेड़ लगाएं हम, बोलो, या तो पेड़ लगाएं, फॉरेस्टेशन करें हम। तो क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। इतने बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक, मतलब इतनी कार्बन डाइऑक्साइड सिंक कर ले। तो फॉरेस्ट या वेटलैंड्स, वेटलैंड समझो आप? वेटलैंड्स मतलब लेक्स वेटलैंड्स होती हैं जहाँ पर पानी जो है स्टेगनेंट रहता है एक एरिया के ऊपर, तो उनको वेटलैंड्स बोलते हैं। इट इज अ मेजर कार्बन सिंक। और या फिर कैसे कार्बन ये सिंक होगा? अफॉरेस्टेशन, या फिर हम रीफॉरेस्टेशन की बात करें बाय। तो ये इंडिया का फोर्थ टारगेट है। इंडिया का फिफ्थ टारगेट क्या है?
net zero emissions, aim to achieve net zero by 2070. नेट जीरो का मतलब ये है कि इंडिया 2070 में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस करेगा उतनी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, जितनी एमिट की उतनी एब्जॉर्ब कर ली। तो मुझे बताओ फिर एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी एमिशन हुई? जीरो, नेट जीरो। तो फिर एटमॉस्फेयर को कोई हार्म नहीं ना होगा, बोलो यस और नो। जितनी एमिट की उतनी एब्जॉर्ब कर ली। बाइंडिंग है, हाँ यार। इंडिया इज मेकिंग सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग इट्स अपडेटेड है 2022 में अपडेट कर लिए थे नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। स्पेसिफिकली इंडिया इज ट्रैक ऑन टू मीट इट्स टारगेट फॉर रिड्यूसिंग द एमिशन इंटेंसिटी। तो ये वाला तो हम मीट करने वाले हैं, ठीक है। एंड ये वाला तो होने वाला, फर्स्ट वाला है ना हमारा। सेकंड वाला देखो आप, अचीविंग 50% ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर थ्रू नॉन फॉसिल फ्यूल, तो ये भी इंडिया अचीव करने वाला है। इंडिया इज ऑल्सो सरपास ओरिजिनल एनडीसीज जो पेरिस क्लाइमेट डील में 2015 के अंदर जो हुई थी COP21 में, तो वो तो हमने तीनों के तीनों सरपास कर लिए हैं। हमारे ये अपडेटेड है, इसको हम फुलफिल करना चाहते हैं। तो ये हो गए 5, आप देख सकते हैं। एंड अब इंडिया की अगर हम बात करें कि प्रोग्रेस क्या है, तो आप देखो इंडिया इज ऑलरेडी रिड्यूस्ड इट्स एनर्जी ये इंटेंसिटी, एमिशन इंटेंसिटी कितनी हो चुकी है अभी 30, लेके कितनी जानी है हमें 45% तक लेके जानी है। तो 2019 में 33% होगी थी, तो 2030 तक तो हो ही जाएगी 45%, बोलो हो ही जाएगी। देन नॉन फॉसिल फ्यूल, तो एज ऑफ अक्टूबर 2023 इंडिया नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी कितनी थी, तो ये भी ऑलमोस्ट 50% होने वाली है, बोलो यस और। देन ओवरऑल प्रोग्रेस, इंडिया इज मेकिंग गुड प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग इट्स क्लाइमेट टारगेट्स। कंट्री हैज आल्सो सेट अ टारगेट ऑफ 500 गीगावाट, ये तो हमें पता ही है। While India is making progress, it is important to acknowledge that there are challenges and potential issues. मेन इश्यूज क्या है बताओ? फाइनेंसिंग। तो अभी जो मीटिंग हुई है उसके अंदर मेन बात किसकी हुई है बताओ? लो कॉस्ट फाइनेंसिंग की बात हुई है, बिकॉज कंस्ट्रेंट्स हैं which could impact India's ability to fully achieve its climate goals. And UNF, United Nation Framework Convention on Climate Change, UNFCCC को क्या बोलते हैं? United Nation Framework Convention on Climate Change. It requires countries to submit their NDCs every 5 years. हर 5 साल के बाद इसको अपडेट करना होता है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो मीटिंग हुई है इसकी की आउटकम्स क्या निकली हैं? ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स रीअफर्म्ड देयर कमिटमेंट, उन्होंने अपनी कमिटमेंट, अपना वादे को रीअफर्म किया है कि हम एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर जो 7 है उसको हम क्या करेंगे? अचीव करेंगे। बेसिकली यूनिवर्सल इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस, क्लीन कुकिंग एंड टैकलिंग एनर्जी पॉवर्टी, तो इसको हम अचीव करेंगे SDG 7 को। SDG 7 यही है, यूनिवर्सल इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस, सबको इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस मिलना चाहिए। दूसरा क्लीन कुकिंग फ्यूल में जो है क्लीन कुकिंग फ्यूल होना चाहिए, एंड टैकलिंग एनर्जी पॉवर्टी। टैकलिंग एनर्जी पॉवर्टी इन द सेंस कि जो पॉवर्टी की हाई कॉस्ट है उसको हम लो कॉस्ट पे लेके आएंगे। देन दे एम्फसाइज द नीड फॉर जस्ट इंक्लूसिव एंड बैलेंस एनर्जी ट्रांजिशन। तो ये देखो एनर्जी ट्रांजिशन हर एक देश ने करनी है, अपनी फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमीज को कहाँ ट्रांसफर करना है? क्लीन एनर्जी की तरफ। बट ये जस्ट इंक्लूसिव और बैलेंस्ड होगी, ऐसा नहीं कि आप एकदम से उनके ऊपर ये बोलो कि आप अपनी ट्रांजिशन करो। अफर्मिंग ईच कंट्रीज राइट टू डिटरमिन इट्स ओन एनर्जी ट्रांजिशन पाथ एंड पेस। तो जो फंडिंग होगी उसी के अकॉर्डिंग होगा ना ये। द मिनिस्टर्स एडवोकेटेड एफिशिएंट यूज ऑफ ऑल एनर्जी सोर्सेज एंड कंसेशन एंड लो कॉस्ट फाइनेंसिंग। एंड इन्होंने एनडीबी के रोल के बारे में भी बोला है कि जो ब्रिक्स का जो बैंक है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक, इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर especially through the local currency financing. Lastly, they have committed to elevating the BRICS global energy role. तो ब्रिक्स का जो ग्लोबल एनर्जी रोल है उसको एडवांस किया जाएगा। कब? 2026 के अंदर किसकी चेयरमैनशिप होगी बताओ? इंडिया की चेयरशिप होने वाली है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की चेयर किसके पास आ जाएगी 2026 में? इंडिया। अभी ब्राजील के पास है। 1 ईयर। अब हम ब्रिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने पहले भी ब्रिक्स के बारे में पढ़ा था, बट आपकी रिवीजन हो जाएगी। ब्रिक्स के बारे में पढ़िए। ब्रिक्स नेशंस, इसको बोलते हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका,
सो दे आर द की पिलर्स फॉर द साउथ साउथ कोऑपरेशन, बिकॉज इनमें जितने भी देश आपको दिखेंगे तो ये सारे डेवलपिंग देश हैं. रिप्रेजेंटेटिव वॉइस ऑफ एमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज. एंड नाउ अर्लियर देखो कितने देश थे, 1 2 3 4. ओरिजिनली तो इसमें सिर्फ 4 थे, फिर साउथ अफ्रीका बाद में ऐड किया गया, ठीक है, एंड फिर वो ब्रिक्स बन गया. एंड अब ब्रिक्स के अंदर कितने मेंबर बॉडी है, ये 11 देश इसके अंदर हैं. तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के अलावा कौन है, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड इंडोनेशिया. तो चेंज करके इतना बड़ा तो नहीं बना सकते हैं कंपाइल करके. मे बी अब अगर फर्दर इसके अंदर जो आएंगे अगर कंट्रीज, तो मे बी दे विल चेंज द नेम. लाइक इंडोनेशिया हैज ऑफिशियली ज्वाइंड द ब्रिक्स एज द 11th मेंबर. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच इज द लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन द ब्रिक्स, तो आप बोलेंगे 11th मेंबर जो है वो कौन बना है, इंडोनेशिया, जनवरी 2025. साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था 2010 के अंदर. तो पहले ब्रिक था ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना. साउथ अफ्रीका ज्वाइन इन 2010. देन ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया, सऊदी अरेबिया. तो दीज 5 nations they joined in 2024, and this Indonesia it joined in 2025 January. And आपसे पूछा जाए who coined the acronym BRICS, ब्रिक्स को किसने कॉइन किया था, तो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, उनका नेम याद रखना, जिम ओनील. in 2001 coined the acronym BRICS. The acronym BRICS was first used in, तो इस एक्रोनिम को पहली बार यूज किया गया था ग्लोबल इकोनॉमिक पेपर के अंदर. गोल्ड सैक्स का जो ग्लोबल इकोनॉमिक पेपर था उसके अंदर ये वर्ड सबसे पहले यूज किया गया था. एंड ब्रिक्स के अंदर जो देश हैं, ये पूरी दुनिया की कितनी पॉपुलेशन इन देशों में रहती है, 45%. तो आप देख लो ऑलमोस्ट 50%, 50% ऑलमोस्ट पॉपुलेशन इन देशों में है. अब तो 11 मेंबर्स हो गए तो इतने 50% है. तो ये ग्रुप जो है इंपॉर्टेंट ग्रुप है. 37.3% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी. तो आप देख ही सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन के अंदर जैसे 27 देश हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, तो उसकी जीडीपी कितनी है, 14.5% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी. G7 जो डेवलप्ड देशों के ग्रुप है उनकी जीडीपी कितनी है, 29.3%. तो इनकी जीडीपी जो है इवन G7 ग्रुपिंग से भी, तो ये इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है कि नहीं, बोलो ब्रिक्स, बोलो यस और नो. द लीडर्स ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज मेट फॉर द फर्स्ट टाइम. अच्छा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट टाइम इनकी मीटिंग कहाँ हुई थी, सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया, ऑन द मार्जिन ऑफ द G8. तो ग्रुप 8 की समिट चल रहा था 2006. एंड देयरफॉर आफ्टर इन 2006 वहां पर इन देशों ने बातचीत की. पहले ब्रिक था ना, साउथ अफ्रीका तो 2010 में आया है, तो उन्होंने यहाँ पर बातचीत करके फॉर्मलाइज कर दिया ब्रिक को. एंड फर्स्ट ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो है ये ऑन द साइडलाइंस ऑफ जनरल डिबेट ऑफ यूनाइटेड नेशन यहाँ हुई थी. हाँ हाँ बिल्कुल, उन कंट्रीज की बिल्कुल. आफ्टर सीरीज ऑफ हाई लेवल मीटिंग्स, फर्स्ट ब्रिक समिट कहाँ हुआ था, देखो इन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, तब ब्रिक बना नहीं था. तब ये G8 की समिट के लिए आए थे. यहाँ पर इन्होंने डिस्कशन करके बोला कि हम एक ब्रिक नाम का क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं. तो अब फिर इनका फर्स्ट समिट जो है ब्रिक समिट, वो भी कहाँ हुआ, रशिया के अंदर. बट यहाँ पर याद रखना ये कार्टनबर्ग में हुआ था 2009 में, ठीक है. नाउ इट वाज एग्री टू एक्सपैंड ब्रिक इनटू ब्रिक्स. ब्रिक को ब्रिक्स बना दिया, साउथ अफ्रीका को ऐड कर दिया. एंड साउथ अफ्रीका अटेंडेड द थर्ड ब्रिक समिट. साउथ अफ्रीका ने थर्ड ब्रिक समिट को अटेंड किया था, सान्या, ऑन अप्रैल 14 2011. 2010 में ऐड हुआ था और अगले साल ही तो अटेंड करेगा ना. देन 2014 के अंदर एनडीबी बनाया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक. ये कंट्रीज मिलकर करती हैं. इनिशियल ऑथराइज कैपिटल ऑफ $100 billion एंड इनिशियल सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ 50 billion, ऑफ विच 10 billion इज पेड इन कैपिटल. तो दीज आर इकोनॉमिक टर्म्स, इसके अंदर अभी हम नहीं जा रहे. नो एक्सपेंशन. BRICS leaders have left the door open to the further enlargement as dozens more countries voiced interest in joining the group. Yes, around 40 countries had shown interest in joining the BRICS, out of which 23 formally applied for the membership. But अभी तक कितनी ऐड हुई हैं, 6 हो पाई है ना. 5 तो पहले ही थी, अभी कितनी हो पाई हैं, 6. In 2023
टॉप ब्रिक्स लीडर एट द ग्रुपिंग समिट साउथ अफ्रीका के अंदर 2023 में जब इनका समिट हुआ था, तो इन्होंने प्रपोजल को अप्रूव कर दिया टू एडमिट 6 कंट्रीज। अब उसमें अर्जेंटीना भी थी, बट अर्जेंटीना फाइनली उन्होंने जो है स्टेप बैक कर लिया। तो अर्जेंटीना जो है उन्होंने विड्रॉ कर लिया कि नहीं, वी डोंट वांट टू बिकम द मेंबर ऑफ द ब्रिक्स। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इज अर्जेंटीना अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स? नहीं, अर्जेंटीना प्रेसिडेंट जो है इन्होंने अपनी विड्रॉ जो है कि वी डोंट वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ब्रिक्स, तो इन्होंने विड्रॉ कर लिया था। तो अभी 11 मेंबर्स ही हैं, आप याद रखना। नाउ विद द एडिशन ऑफ द न्यू मेंबर्स, जिसके अंदर यू हैव सीन कि इसके अंदर जो मेंबरशिप ईरान, यूएई एंड ये आपका सऊदी अरेबिया, तो ये आपको पता है ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस है ना, बोलो यस और नो, ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है। तो ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है। अब क्यों बढ़ गई है? क्योंकि यू कैन सी एनर्जी सिक्योरिटी इन एक्सपेंडेड ब्रिक्स। एनर्जी सिक्योरिटी विद ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई एज अ मेंबर ऑफ द ब्रिक्स, these 3 countries produce 44% of the world's crude oil। 44% तेल पूरी दुनिया का यही कंट्रीज प्रोड्यूस करती हैं। एंड नाउ इट विल हैव अ इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस ओवर द अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ब्रिक्स की जो है नेगोशिएशन पावर्स बहुत स्ट्रांग हो गई हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप बन चुका है। ये हम पढ़ चुके हैं फैक्टर्स, 44%, 11 नेशंस, 45% पॉपुलेशन रहती है एंड 37.3% जीडीपी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रिक्स समिट्स एंड प्रेसिडेंसी। अब वी विल सी दैट कि एनडीबी हमने देखा कि 2014 में बना, बट उस टाइम पे ब्रिक्स समिट कौन सा था? वो 6 ब्रिक्स समिट कहाँ पर हुआ? फोर्टलेजा, ठीक है, वहां पर ये एनडीबी का एग्रीमेंट हुआ और एनडीबी क्रिएट किया गया। नाउ इन 2025 किसकी प्रेसिडेंसी चल रही है? ब्राजील की। तो हम इसलिए देख रहे हैं कि ब्राजील के अंदर हमारे जो है एनर्जी मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर गए हैं, वहां पर ये अटेंड कर रही है ना। 15th ब्रिक्स समिट के अंदर कौन था प्रेसिडेंट? साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। 16th ब्रिक्स समिट जो है वो रशिया में हुआ था, ठीक है। एंड और 16th ब्रिक्स समिट के अंदर ब्रिक्स की जो ये एक्सपेंशन हो चुकी थी 2000 ये आपका 24 के अंदर, 2024 के अंदर एक्सपैंड हो चुके थे ना। तो वहां पर काजान रशिया के अंदर हुई है। तो आप याद रखना कि 16th जो है रशिया के अंदर, और अभी जो चल रही है आपकी 17th वो कहाँ है? ब्राजील के अंदर। और 18th समिट अब किसके पास आने वाली है? इंडिया 2026। वो तो नहीं पता, बट इज दैट फाइन? बोलो यस और नो। सो